अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, दुनिया के नक्शे पर कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब एक वाकया सिर्फ एक खबर नहीं रहता बल्कि कई बहरानों को अपने साथ जोड़ लेता है। मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त कुछ ऐसा ही मंजर है जहां एक तरफ मिसाइलों की घन गरज है, दूसरी तरफ सफारतकारी के दरवाजे बंद होते दिखाई दे रहे हैं और तीसरी तरफ आलमी ताकतें अपने अगले कदम का हिसाब लगा रही हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान ताज़ा कशीदगी को सिर्फ एक हमले और जवाब तक महदूद करके देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ वाशिंगटन और तेहरान तक महदूद नहीं रहा। उसके असरात खलीज, बहरिया अहमर, आलमी तवानाई की मंडियों और खित्ते के इत्तेहादी ममालिक तक पहुंच रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान में पासदारान इनकलाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया है। अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक कार्रवाई में फ़ौजी कमांड सेंटर्स और मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, साहिली दिफाई और मराकज़ और बहरी सलाहियतों से मुतालिक मकामात को हदफ बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद अमरीकी अफवाज, खलीजी इत्तेहाद ममालिक और बैनुल-अक़वामी तजारती जहाज़ रानी को दरपेश खतरात को कम करना है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई खित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात पर होने वाले हालिया हमलों के जवाब में की गई। ईरान से आने वाली इतलात के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद जनूबी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके हुए। ईरानी हुकाम ने किश्म, आबादान, अहवाज और दीगर इलाकों में हमलों की इतलात दी हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक किश्म जजीरे पर एक रिहायशी इमारत पर हमले की जद में आई, जहां एक मियाँ बीवी और उनका 2 साला बच्चा जहां बाक हुआ, जबकि 2 बच्चे जख्मी हुए। अमेरिका की जानिब से इस मखसूस वाक़े पर फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। उर्दन ने दावा किया है कि उसके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से दागे गए 5 मिसाइल तबाह कर दिए जो उर्दन की हदूद को निशाना बना रहे थे। उर्दनी फ़ौज के मुताबिक उन कार्रवाइयों में किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। मिस्र की दमियाता बंदरगाह पर भी ड्रोन हमलों की इतलात सामने आई, जहां एक अमरीकी मलकियत के फ्लोटिंग स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया। हमले के बाद जहाज में आग लगने की इतलात आई, ताहम अमले को बहिफाजत निकाल लिया गया। दूसरी जानिब इराक भी इस कशीदगी की लपेट में है। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान से मुंसलिक मुसल्लह गिरोहों के ठिकानों पर कार्रवाई की, जबकि सऊदी मौक़िफ़ है कि ये इक़दामात अपनी सलामती और खित्ते में मौजूद खतरात के जवाब में किए गए। सऊदी अरब एक तरफ ईरान के साथ कशीदगी कम करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ बहरिया अहमर में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर नए ताउन की कोशिशें भी कर रहा है। इस तमाम सूरत हाल के दरमियान ईरान के अंदरूनी सियासी हालात भी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सख्त गिर सियासी जमात पायदारी फ्रंट ने हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं। जमात ने सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर मुज़ाकराती शख्सियात पर इल्ज़ाम लगाया है कि मफ़ाहमत की यादाश्त पर दस्तखत करके अमेरिका के सामने कमजोरी दिखाई गई। पायदारी फ्रंट, जो खुद को 1979 के इनकलाब के नजरियात का मुहाफ़िज़ करार देती है, ने यह भी दावा किया है कि क़यादत के मौजूदा हालात को सियासी तब्दीली के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन इल्ज़ामात से यह ज़ाहिर होता है कि बैरूनी दबाव के साथ साथ ईरान के अंदर भी पॉलिसी और हिकमत अमली पर इख्तलाफात मौजूद हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मुलाकात में ईरान से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात हुई, जिनमें मुज़ाकरात, माशी दबाव में इजाफा और मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई जैसे रास्ते शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सियासी क़यादत और पेंटागन के दरमियान ये बहस जारी है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई को किस हद तक बढ़ाया जाए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेड कूपर मजीद कार्रवाइयों के हामी बताए जा रहे हैं, जबकि सियासी क़यादत जंग के वसीतर असरात को भी सामने रख रही है। इसी दौरान अमेरिका ने दिफाई तैयारियों में भी इजाफा कर दिया है। पेंटागन ने लॉकहेड मार्टिन को पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की तैयारी के लिए बड़ा मुआहिदा दिया है, जबकि इतलात है कि ईरान चीन से जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि मशरिक़ वुस्ता के बहरान का हल ताकत नहीं बल्कि सफारतकारी और मुज़ाकरात है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन से राब्ते में है और कोशिश की जा रही है कि मामलात को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म, सऊदी क़यादत, ईरान और दीगर इलाकाई ममालिक के साथ राब्तों के बाद पाकिस्तान अपना सफारती किरदार जारी रखने का अज़्म जाहिर कर रहा है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान ने निस्बतन मुतवाज़न सफारती हिकमत अमली इख्तियार करने की कोशिश की है। एक तरफ पाकिस्तान और मिस्र ने गजा में फौरी जंग बंदी और फ़लस्तीनी अवाम की हमायत पर इतफाक़ किया, दूसरी जानिब
पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई ताउन की नई रफ्तार मिली, जबकि कुवैती वजीर खारजा ने GHQ का दौरा करके अस्करी क़यादत से मुलाकात की। इसी दौरान सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के $5 अरब के कर्ज की वापसी 3 साल के लिए मौखर किए जाने से इस्लामाबाद को एक अहम माशी रिलीफ भी मिला। ये तमाम पेशरफ्त इस बात की निशानदेही करती है कि पाकिस्तान इस गैर यकीनी माहौल में अपने सफारती ताल्लुकात, माशी मफादात और इलाकाई तवाजुन को एक साथ बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या मौजूदा कशीदगी को मजीद फैलने से रोका जा सकेगा? क्या मुज़ाकरात खित्ते को एक बड़े तसादुम से बचा सकते हैं? और पाकिस्तान इस पेचीदा सफारती मैदान में अपना किरदार किस हद तक मुअस्सर साबित कर सकता है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और मौजूद है। आपको वेलकम करती हूँ स्नो राउंड अप में। जाहिद साहब, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसे वाशिंगटन सिर्फ फौजी रद्द-ए-अमल करार दे रहा है, लेकिन तारीख बताती है कि बड़ी ताकतें जब किसी मुल्क की अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाती है तो उसके साथ एक वाज़े सफारती पैगाम भी दिया जाता है। आपके ख्याल में इन हमलों के जरिए अमेरिका ईरान को सिर्फ अस्करी नुकसान पहुंचाना चाहता है या इन हमलों के पीछे ईरान पर सियासी और सफारती दबाव बढ़ाने की सोची समझी हिकमत अमली भी मौजूद है? देखिए शतिया, मेन ऑब्जेक्टिव तो अमेरिका का जो ईरान के बारे में वो पॉलिसी कैप्चुलेशन है, चेंज ऑफ बिहेवियर है एज अ स्टेट। पॉलिसी कैप्चुलेशन में न्यूक्लियर नंबर 1 उन्होंने पॉलिटिकल रखा हुआ है। इस वक्त जो एस्केलेशन हो रही है ये शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर तो दोनों ममालिक का प्राइड और एक मेन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का, जिसके रीजन की वजह से वो इस वॉर में आया। गो कि मैं उसको भी 100% समझता हूँ कि दैट इज़ नॉट फॉर दी अमेरिकन पीपल, क्योंकि अमेरिका के लोगों ने, उनके इंटेलिजेंस ने ऑलरेडी कहा है कि देयर वाज नो इमिनेंट थ्रेट फ्रॉम ईरान। तो बेसिकली तो वी ऑल नो, अभी तो सबके सामने ये खुल के चीज़ आ चुकी है कि ये इजराइल की ख्वाहिश पर वो इस वॉर में शामिल है। तो वो तो लार्जर एस्पेक्ट्स है। अभी जो मिलिट्री एस्केलेशन कर रहा है ये एक्चुअली वो मिलिट्री लेवरेज लेना चाह रहा है जो हुर्मस के साथ अटैच है। हुर्मस नंबर 2 विच इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस वॉर, अब उसकी कंटेस्टेशन हो रही है, क्योंकि ईरान को भी पता है कि अगर हुर्मस मेरे हाथ से निकल जाता है तो ये लीवरेज खत्म होता है, तो मेरी जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एडवांटेज भी मैं चाहूंगा इस वॉर से, मिलिट्री तो है ही है, या जो मैं रीजन के अंदर एक पावरफुल एक्टर के तौर पे जाना चाहूंगा, वो कभी भी नहीं जा सकता इफ आई लूज हुर्मस। तो ये उसकी कंटेस्टेशन हो रही है। और जो इमीडिएट जो एक्शंस हो रहे हैं इस वक्त, मिलिट्री एस्केलेशन हुई है, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में हुई है कि आप एक जो बिहेवियर चेंज है ईरान का जी, उसको उसमें तब्दीली लाएं, और अगर नेगोशिएशंस होती भी है तो आप एक बेहतर डील लेकर जाए। ऑल्दो के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन तो हो चुका, काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हैं तो उसमें हो चुकी हैं, लेकिन जब वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि बहुत पॉलिटिक्स से इर्द-गिर्द की गई अमेरिका के अंदर, इसराइल के अंदर, और हार्ड लाइनर्स ने प्रिवेल किया। तो इस वजह से ये स्ट्रेस में आया। ईरान साइड पे भी हार्ड लाइनर्स जो है वो प्रिवेल कर रहे हैं और वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। सही। और सर, ये जो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में सिर्फ मिसाइल लॉन्चेस या एक दो फौजी तंजीबात को निशाना नहीं बनाया, बल्कि कमांड सेंटर्स, ड्रोन नेटवर्क, साहिली दिफा और बहरी सलाहियतों को भी एक साथ हदफ बनाने का दावा किया है। अस्करी नुक्ते नज़र से अहदाफ के इस इंतखाब से क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि ईरान की जंगी सलाहियतों के बुनियादी ढांचे को भी कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है? ऑफ कोर्स वो तो सेंटकॉम का पर्पस ही यही है, और आपको उनके ट्वीट से अंदाजा हो जाना चाहिए। वो क्लियरली लिखते हैं कि टू डिग्रेड एनिमी कैपेसिटी टू वेज वॉर और माउंट रिस्पॉन्स। तो उसको डिग्रेड तो इनबिल्ट कर ही रहा है, लेकिन अगर जब तक वो मिलिट्री टारगेट्स तक लिमिटेड है अमेरिका और रिस्ट्रिक्टिंग देमसेल्फ टू द मिलिट्री टारगेट्स ओनली, तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि वो एस्केलेशन को कंट्रोल में भी रखना चाहता है, अभी वाइडन नहीं करना चाहता, एस्केलेशन लैडर पे ऊपर रहना चाहता है, बट उसको कंट्रोल में रखना चाहता है। क्योंकि जब आप एनर्जी को स्ट्राइक करेंगे, एनर्जी सेटअप्स को या सिविल स्ट्रक्चर्स को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, आल्दो उन्होंने पहुंचाया कुछ पुलों को, फिर इसका रिस्पॉन्स भी ईरान जो है वो ज्यादा पेन के साथ जाएगा या ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ जाएगा अगेंस्ट द एनर्जी सेक्टर या एनर्जी टारगेट्स इन द रीजन, रीजनल कंट्रीज को उसका नुकसान होगा। तो वो इस वजह से, और फिर प्रेशर अमेरिका के ऊपर बढ़ेगा कि आपकी वजह से ये जंग हो रही है, और अमेरिका के इन्फ्लुएंस आज नहीं तो कल फिर वीक होना शुरू हो जाएगा, और ये स्टेट्स जो है मे नॉट डू दिस इन दिस वॉर, लेकिन उसके बाद वो अपना रिव्यू जरूर करेंगे कि अमेरिकन जंग की वजह से, अमेरिकन प्रेजेंस की वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ है।
वो प्रॉब्ली रिड्यूस होगा अमेरिकन कंट्रोल भी। देखिए ओवरऑल जो भी ये रिस्पॉन्सेज जनरेट कर रहे हैं शजिया, मैं सीरियसली समझता हूँ इसमें ईरान और यूएस दोनों लूजर हो जाएंगे, और एट द एंड ऑफ द डे जो विनर है वो तो इजराइल है, और वो फायदा पूरा उठाएगा इस वो एनवायरनमेंट उसको तो मिल ही रहा है बिल्कुल। लेकिन सर आपको लगता है कि ये जो जितने भी प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, वो उससे वो जो फ्रूटफुल रिजल्ट, जो अपनी मर्जी का वो रिजल्ट चाहता है, क्या वो हासिल कर पा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईरान की हिकमत अमली हमेशा बरह रास्त रवायती जंग के बजाय मिसाइल, ड्रोन्स और खत्ते में मौजूद इत्तेहादी गिरोहों के जरिए दबाव डालने पर रही है, और वो अभी भी इस बात पे है कि भाई हम अपनी सॉवरेनिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले। अगर ये बहरान तवील होता है तो क्या ईरान इसी गैर रवायती जंगी हिकमत अमली को मजीद जारहाना अंदाज में इस्तेमाल कर सकता है? जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि ये अहदाफ उसने हासिल कर रहा है या नहीं कर रहा, तो अहदाफ तो बिल्कुल हासिल नहीं कर पा रहा जी अमेरिका। अहदाफ हासिल करता या मिलिट्री उसको चेकमेट देती तो वो मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद इस तरह साइन ना करते। उसके बाद 14-15 दिन की, आज तो ज़्यादा हो गया बल्कि अराउंड 17-18 डेज जो मिलिट्री एप्लीकेशन हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बल्कि ईरान ने इस दफ़ा तो जॉर्डन में जो स्ट्राइक्स की हैं अभी, वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं, तो क्लियरली ईरान उसको मैसेज दे रहा है कि पोलिटिकल विल भी मौजूद है ईरान के अंदर टू फाइट एंड कंटिन्यू द वॉर, मिलिट्री कैपेसिटीज भी मौजूद हैं, एंड वी आर रेडी टू टेक द पेन एंड रेडी टू इन्फ्लिक्ट द पेन। तो आई थिंक इस वक्त वो जो अहदाफ अमेरिका हासिल करना चाह रहा है वो नहीं कर रहा। 1 साल भी और लगा रहे ना शजिया जी, तो ये अहदाफ हासिल, डिस्ट्रक्शन तो कर सकता है, वो कर ही रहा है। मिलिटरली वीक भी कर लेगा, लेकिन अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगा जी। और तो सर ये ईरान के अंदर जो मौजूद सियासी इख्तलाफात है, क्या उसकी जंगी फैसला साजी पर असर डाल सकता है? इख्तलाफ भी है और अभी शकूक शुबहात भी है जी। इख्तलाफ तो है, ये इख्तलाफ भी इनके जो हार्ड लाइनर्स हैं, आइडियोलॉग्स हैं, दे आर प्रिवेलिंग, दे आर नॉट फॉरगेटिंग द इंसिडेंट्स। मिलिट्री इनकी सॉरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप एंड मिलिट्री लीडरशिप की कैपिटेशन हुई, और नई रिवेंज से बाहर निकल रहे हैं। फिर जो जनाजा हुआ अली खamenei साहब का, तो उसने और इनकी स्पिरिट्स हाई कर दी। उसके अलावा भी जो मॉडरेट्स हैं, जो थोड़े से डिफरेंट पॉलिटिकल थॉट्स रखते हैं, वो भी इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि अमेरिका को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो जो पुराना पास्ट का वो मिसट्रस्ट का जो एलिमेंट्स हैं, वो अब नए सेटअप में भी, नए वॉर कंडीशंस में भी, नए एप्लीकेशन पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी के अंदर भी सेट इन हो गए, विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। तो ये वॉर बढ़ती हुई नजर आ रही है until unless they both decide for the peace, for the regional stability, और अपना फायदा सोचे। अमेरिका जिस वक्त ये वॉर अपने नुक्ते नजर से देखेगा, अपने प्रिज्म से देखेगा, और इजराइल को जरा इग्नोर करेगा, प्रैक्टिकली कह तो रहे हैं, जेडी वैंस भी कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कई दफा कह जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो चीजें करेगा, कुछ सीबीएम्स करेगा, ईरान भी कुछ सीबीएम्स करेगा, तो फिर ये पीस की तरफ जाएंगे। अदरवाइज नो वॉर नो पीस, बहुत लो इंटेंसिटी में वो रहेगा, और हाई इंटेंसिटी में अमेरिकन कैन गो फॉर अ सर्च इन द ऑपरेशन इमीडिएटली, और फिर उसके बाद क्याटिक ईरान भी छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा सर, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा ज़ख़ीरा है, और जबकि अमेरिका के पास जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और निगरानी की सलाहियत है। अगर दोनों ताकतें एक दूसरे के खिलाफ तवील अरसे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रखती हैं, तो फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी बमुकाबला दिफाई निज़ाम की जंग बन सकती है। कॉस्ट, देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। अमेरिकन भी अभी जो पॉजेज आते हैं या जो बार बार चांस की बात होती है, वो बेसिकली द हाई कॉस्ट ऑफ द इंटरसेप्टर्स वो उनको कर रही है। और ईरान भी जो है 30% से 70% तक लोग कमेंट्री करते हैं, बट ईरान है फ्रेंड्स ऑल्सो। हाउ मच स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कैस्पियन में भी आपने देखा यूक्रेन ने एंगेज किया, ऑल्दो कि यूक्रेन अभी डिनाई कर रहा है या कम से कम रिग्रेट कर रहा है कि मैंने ये गलत किया, वट एवर, बट दे कैन कम बैक अगेन। अगर नेटो इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर देखते हैं कि डेसिपेट होंगे रिस्पॉन्सेज ईरान के, इनके ऊपर भी बर्डन आ सकता है। जैसे मैंने शजिया कहा कि दोनों सालों भी लड़ते रहे ना, तो ये अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकते, ये इनको करना पड़ेगा टेबल के ऊपर। जो एग्जिट कार्ड है पाकिस्तान का, इसको आज नहीं तो कल फिर दोबारा इनको यूज तो करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज कीपिंग दैट डोर अजार, कि ये खुला रहे थोड़ा सा मेसी का दरवाजा, और इससे ये अंदर आए और कमरे में बैठे बात करें। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, ये जो अमेरिका की जानिब से पैट्रियट मिसाइलों की पैदावार बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का मुआहिदा ऐसे वक्त में सामने आया
जब ईरान और यूक्रेन जैसे महाज भी मौजूद हैं, क्या ये सिर्फ मौजूदा ज़रूरत पूरी करने का इकदाम है या अमेरिका किसी तवील आलमी अस्करी मुकाबले की तैयारी कर रहा है? अमेरिका अगर ये ईरान वाली वॉर हारता है, वीक तो हुआ है, जी तो उसका जो यूनिलैटरल पावर का एक जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज मिलिट्री, जी वो अंडर क्वेश्चन आ जाएगी। डोमेस्टिक ऑडियंस भी, अवाम भी उनसे पूछेगी कि आपने एक तो गैर ज़रूरी जंग लड़ी और फिर आपकी मिलिट्री अहदाफ भी हासिल नहीं कर सकी। जब भी आप मिलिट्री को भेजते हैं और आप उस वॉर को कंक्लूड नहीं कर सकते, तो यही ड्रामा, यही प्रॉब्लम्स, ये इशू सामने आते हैं। 20 साल एप्लीकेशन है अफगानिस्तान में, $7.1 बिलियन का आप एक असला छोड़ के चले गए, रीजन को आग लगा के चले गए, क्योटिक अफगानिस्तान छोड़ के चले गए। सो दिस व्हाट हैपेंस। देखिए, मैं हमेशा एक ही एडवाइस करता होता और बात करता हूँ कि अगर आप वॉर को एंड करना नहीं जानते एंड यू डोंट नो द आर्ट ऑफ क्लोजिंग अ वॉर, और किस तरीके से उसको खत्म किया जाता है एंड स्टेट, तो वॉर शुरू ही नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे भी पॉलिसी कंफ्यूज लग रही है। द पॉलिटिक्स इज कंफ्यूज एज फार एज अमेरिकन एप्लीकेशन इज कंसर्न। दैट्स व्हाई वॉर की एग्जीक्यूशन ही कंफ्यूज हो जाती है, तो आप विक्ट्रीज फिर दूर हो जाती है। टेक्टिकल बैटल्स आप थोड़ी सी जीत सकते हैं, वॉर नहीं जीत सकते। बिल्कुल। और अमेरिका के लिए सर एक और चैलेंज भी बन सकता है। चीन से ईरान की मुमकिन फिजाई दिफाई मुआहदे की भी इतलात सामने आ रही हैं। अगर ये ताउन अमली शक्ल इख्तियार करता है तो क्या ये खित्ते में अमेरिका की फिजाई बर्तरी के लिए एक नया चैलेंज बन सकता है? देखिए, वो कोऑपरेटिव मोड में तो रहेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ईरान। फिर अमेरिका का इनडायरेक्ट टारगेट ऑब्जेक्टिव जो है वो चाइना ही है। वेनेजुएला का ऑयल देख लें, अब यहाँ पे ऑयल की जो तरसील है, चाइनीज मेन सप्लाईज यहाँ पे हैं, हॉर्मस भी ब्लॉक है, बंद है। इधर वॉर लाई भी इसी वजह से गई है। वन ऑफ द प्राइम रीजन इज चाइनीज एस्पायरेशंस, इकोनॉमिक एस्पायरेशंस। बट आई डोंट थिंक सो शजिया, उनका स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट नहीं है कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में इस वक्त, ना वो उनका थॉट है, ना इस वक्त वो जाना चाहते हैं, और ना इस वक्त वो इस पोजीशन में है कि वो अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को या अपनी जो मॉरल सुपर पावर होने का वो दावा करते हैं, उसके अगेंस्ट वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जा सकते। हाँ, जैसे मैंने कहा, ईरान इज देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, तो चाइना में टेंडेंसी है वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का ख्याल रखते हैं। सही। और सर, पाकिस्तान नो डाउट इस वक्त इंतहाई हसास जोग्राफाई पोजीशन में है। एक तरफ ईरान हमारा हमसाया है, दूसरी तरफ खलीजी ममालिक हमारी सिक्योरिटी और माशी शराकत दारी का अहम हिस्सा है। ऐसे में अगर मशरक़ी वस्ता की कशीदगी मजीद बढ़ती है तो पाकिस्तान को दिफाई और सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है? देखिए, ईरान इज आवर नेबर। हमारी जो ऑयल की तरसील है, इवन हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कह लें, जो मिलिट्री रिलेटेड भी, सिक्योरिटी का चूंकि आपने सवाल किया, वो भी मिडिल ईस्ट से ज़्यादातर आते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर है सऊदी अरेबिया हमारा। सऊदी बॉर्डर के ऊपर भी सिचुएशन हुई है यमन के साथ। कुवैत हमारा सिक्योरिटी कोऑपरेशन मोड में है, वहाँ पर भी आप सिचुएशन देख रहे हैं। ईरान इज़ आवर फ्रेंड, ब्रदर, नेबर। वो अगर कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा, कंटेस्टेशन पैदा होगी इनकी, तो इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा। ईरान के अंदर अगर कोई गड़बड़ होती है या नॉन स्टेट एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, तो स्पिल ओवर इफेक्ट्स बलोचिस्तान में आएंगे। वी ऑलरेडी हैव अ सिचुएशन इन बलोचिस्तान। ईरान की सरजमीन को भी यूज किया जा सकता है अगर वहाँ पे मिसगवर्नड होती है या खला पैदा होते हैं या स्पेसिस क्रिएट होती हैं फॉर द नॉन स्टेट एक्टर्स टू थ्राइव। तो देयर आर मेनी सिक्योरिटी चैलेंजेस, स्टेबिलिटी चैलेंजेस। इसलिए ये जो MOU पाकिस्तान ने करवाया है या जो बातचीत कराई है, यस, नो डाउट कि मिडल पावर अपनी पूरी लीवरेज यूज कर रही है पाकिस्तान, लीवरेज ऑफ हैविंग एक्सेस टू ऑल द कंट्रीज, मेजर कंट्रीज एंड रीजनल कंट्रीज, रीजनल प्लेयर्स, मेजर प्लेयर्स। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट भी है कि ये तस्वीर कराया जाए। तो ये दिस इज फ्लोइंग फ्रॉम दो सिक्योरिटी चैलेंजेस, और वो सिक्योरिटी चैलेंजेस फिर बढ़ाते हैं हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस को। तो इट हैज ट्रिकलिंग इफेक्ट ऑन अदर फैक्टर्स which also include our diplomacy and social aspects. और सर, इसराइल तो वैसे ही फ़ायदा उठा ही रहा है इस सब में। तवील अरसे से ईरान की मिसाइल और जोहरी सलाहियत को खतरा करार दे रहा है। क्या मौजूदा अमरीकी कार्रवाइयाँ इसराइल के लिए एक नई हिकमत अमली का रास्ता खुल सकती हैं? अमरीका वॉर ही, शजिया, मैंने पहले भी कहा कि इसराइल की लड़ रहा है। जी बिल्कुल। इस हिकमत अमली और इस अक्लमंदी, दानिशमंदी या बेवकूफ़ी दोनों, मुझे तो दानिशमंदी कहीं नज़र नहीं आ रही इसमें। America has miscalculated this war. They are fighting the war for Israel. They are fighting the political objectives of Israeli political objectives है, जो नेतन्याहू के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो इसराइल के भी नहीं है, क्योंकि उसको इलेक्शन में पॉलिटिकल सीन पे बहुत नुकसान हुआ है। अमेरिका ने एक ही नुक्ता सामने रखा हुआ है न्यूक्लियर का। JCPOA जिससे निकले हैं
दैट वाज वेरी कम्प्रीहेंसिव। उसमें चाइना और रशिया भी आपके पार्टनर थे ईरान को रिस्ट्रेंट करने के लिए। आज रशिया और चाइना पार्टनर नहीं है आपके। तो ये डील कैसी होगी एट द एंड ऑफ द डे, व्हाट दे विल अचीव फ्रॉम इट, विल इट बी मोर इफेक्टिव देन जेसीपीओ, ये वक्त आके बताएगा। आई हैव माय ऑल डाउट्स। और तो फिर आप सर किस तरह एनालाइज करते हैं, क्या ये जिस तरह हम देख रहे हैं, अगर ईरान जवाब में अमरीकी अड्डों, खलीजी ममालिक की तनसीबात या इसराइली अहदाफ को निशाना बनाता है, तो क्या ये बहरान महदूद हमलों से निकलकर एक मुकम्मल इलाकाई जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है? इट इज ऑलमोस्ट अनफॉर्चुनेटली ट्रांसेंडिंग टू दिस एस्पेक्ट जिसका आप जिक्र कर रही हैं। ये बिल्कुल इट हैज़ द पोटेंशियल। ये न सिर्फ रीजनल बल्कि बियॉन्ड, थोड़ा सा उससे बाहर जाने की भी पूरी सलाहियत रखता है। अनटिल अनलेस मेजर प्लेयर्स और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो अगर कोशिशें नाकाम होती हैं ये मीडिएशन की, जो आज भी सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि दे शुड कम बैक टू द टेबल, बैठे। ऑलरेडी फ्रेमवर्क पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश करवा दिया इनका, जिस पे बातचीत होनी है। जो मेन कहते हैं ना इश्यूज हैं, जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, देर ऑलरेडी ऑन द टेबल। तो उसी के इर्द गिर्द ये रखे, वरना वॉर में से फिर और वॉर में से वॉर ही बच्चे देती है जी। इट हैज़ रिपलिंग इफेक्ट होता है उसका, और ये फैलती चली जाती है। तो प्रेजेंट सिचुएशन इज वेरी डेंजरस, इट हैज ऑल द पोटेंशियल्स, और वॉर खत्म भी हो गई तो पीस की अचीवमेंट में टाइम लगेगा, ये याद रखिएगा। इसलिए इस वॉर का पॉजिटिव अप्रोच पे ख़त्म होना बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ से फिर डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, जो ऑल इंक्लूसिव हो। तो सर आपको क्या लगता है अगर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रीजन का बनना है तो इंक्लूसिविटी के साथ हो। ये नहीं हो सकता आप एक स्टेट को बाहर रखें बाकी इकट्ठे हो जाए। सबके नो डाउट के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, बट सिक्योरिटी जब कलेक्टिव इंश्योर हो जाएगी तो प्रोग्रेस भी फिर इंश्योर हो जाएगी इस रीजन की। तो सर आपको क्या लगता है किन पॉइंट्स पे कंसेंसस हो सकता है, एक एग्रीमेंट हो सकता है? जो एमओयू भी हुआ, वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो आज नौबत यहाँ तक आ गई? किसी पॉइंट की तब्दील होने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये पाकिस्तान इज नॉट अ स्टेक होल्डर। पाकिस्तान एक ऐसा एमओयू कराया जिसमें इन दोनों ने एग्री की है, दोनों के प्रेसिडेंट्स ने साइन किए हैं। उसमें किसी और मुल्क का तो कोई पॉइंट है नहीं, तो उस पर वो एग्री कर रहे हैं तो उन्होंने साइन किए हैं, दे आर फाइन विद इट। और उस पर नुकात में भी आप क्या तब्दीली करेंगे? नोबडी विल स्टिक टू दैट। आई थिंक दैट वाज वेरी प्रॉब्लम सिर्फ आ रही है बद-एतमादी की, और इसको ट्रू स्पिरिट, लिटरेंट स्पिरिट में इम्प्लीमेंट न करने की। अगर आपने मैकेनिज्म बनाया है, हॉटलाइन इस्टेब्लिश की है फॉर हुर्मस अफेयर, तो उसको यूज करें। अमेरिका को भी नहीं चाहिए था कि वो कोशिश करता कि ओमानियन कोस्ट को हक करके जाए। अगर आपने कहा कि ईरान ने मैनेज करना है तो ईरान को मैनेज करने दें। अगर वो सही मैनेज नहीं करते और कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते तो फिर आप कर लें जो अभी आप कर रहे हैं। और ईरान को भी चाहिए था कि डायरेक्ट कतर और सऊदीया के अगर शिप्स उस लेन से गुजर रहे थे तो एकदम इंगेज ना करता। आपके पास हॉटलाइन वाली ऑप्शन मौजूद थी, आप बात करते, दुनिया को बताते। आज दुनिया में काफ़ी व्यू चेंज भी हुआ है ईरान के बारे में कि ईरान शायद वॉर ख़त्म ही नहीं करना चाहता। ऑलरेडी आपको अच्छी सपोर्ट मिली हुई थी, लोग इजराइल को और अमेरिका को कोस रहे थे, जो कि वो पहले ईरान की स्ट्रेंथ थी। फिर एक रीजन दिया जी, तो आपने एक रीजन दिया कि लोग आपके बारे में भी अप्रिहेंसिव हो जाए कि यार ये भी पीस नहीं चाहते हैं। आपको $400 बिलियन, $300 बिलियन फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, आपकी अप्रीहेंशन होंगी कि हमें पैसे नहीं दे रहे, अनफ्रीज नहीं कर रहे, लेकिन आप ये नुक्ते सामने लाते, पूरी दुनिया फिर कहती कि नो इनजस्टिस इज बीइंग डन। आपने कासस बलाय दे दिया मिलिट्री को यूज करके। दोनों ने आज दोनों एक वाई जंक्शन पे खड़े हैं, दे आर अनएबल टू डिसाइड, कंफ्यूज खड़े हैं मेरी नजर में। तो सर कोई उम्मीद रखे कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी? अल्लाह करे कर ले जी। दोनों प्रिंसिपल स्टेट्स हैं, अपने इनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं। पाकिस्तान इज स्ट्राइविंग हार्ड। एक चीज़ इज सर्टन, जैसे मैंने पहले कहा, 6 महीने जंग हो, साल हो, 2 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, एट द एंड ऑफ द डे आप इस सर्कल में घूम के यहीं पर आएंगे। तो इट इज़ बेटर कि डोंट एक्सपेंड। कोई दूध शहद की नहरें नहीं बह रही हैं ईरान के अंदर कि आम लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। अमेरिका के अंदर अवाम तंग है अभी इस प्राइस हाइक से, पूरा ग्लोबल प्रेशर बन गया जी। मैं और आप रोज सुबह उठ के पहला यही देखते हैं कि आज नई कीमत आई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या है? पेट्रोल की। सो देयर आर स्ट्रेसेस। और अगर ये ग्लोबल इकॉनमी की तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे। अगर ग्लोबल इकॉनमी रिसेशन से होती हुई डिप्रेशन में जाती है तो देखे, जो पुरानी क्राइसिस आया करती थी वो ज्यादातर फाइनेंशियल मैटर्स के साथ या मॉनेटरी मैटर्स के साथ रही हैं। दीज फाइनेंशियल इश्यूज जो अभी इस्टेब्लिश होंगे, इकोनॉमिक प्रेशर्स, ये फिजिकल ऑन ग्राउंड होंगे। तरसील नहीं हो रही, खाद की जैसे तरसील नहीं हो रही। वन एस्पेक्ट ले लीजिए, जब खाद ही पूरी दुनिया में नहीं जाए तो फूड स्कार्स होगा,
Obviously. प्रेशर्स बढ़ेंगे, तो इट हैज लॉट इन दोज प्रेशर्स। ये ना हो कि दोनों मुल्कों की भीड़ पूरी दुनिया चढ़ जाए, दोनों मुल्कों की अना की भीड़ पूरी दुनिया चढ़ जाए। तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं जिन पे भी हमें नजर रखनी होगी। तो अल्लाह करे सैनिटी प्रिवेल, दे गो बैक टू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पाकिस्तान इज स्टिल एंड बेस्ट एग्जिट कार्ड, इसका पूरा फायदा उठाए, अच्छा ऑफ रैंप ले एंड गेट आउट ऑफ दिस वॉर। इजराइल तो आज आपको इसमें घसीटा है, कल किसी और वॉर में घसीट देगा। अमेरिका एज अ यूनिलैटरल सुपर पावर के तौर पे जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है वो अंडर सीरियस क्वेश्चन है आज, एंड इट मे लूज इट्स क्रेडिबिलिटी, जो किसी भी मिलिट्री की सबसे बड़ा उसके लिए बदनुमा दाग होता है उसके ऊपर कि इफ दे लूज क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुन राउंड अप। वेलकम बैक टू सुन राउंड अप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाजिया चीमा, बैनुल-अक़वामी अमूर की एक्सपर्ट। आपको वेलकम करती हूँ सुन राउंड अप में। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि मशरिक़ वस्ता के बहरान का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी में है और इस्लामाबाद मुख्तलिफ फ़रीक़ैन से राब्ते में भी है। आपके ख्याल में मौजूदा आलमी माहौल में पाकिस्तान का ये सफारती किरदार किस हद तक मुअस्सर हो सकता है? इस सवाल से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये सवाल है कि क्या जो इन्वॉल्व कंट्री हैं वो किसी निगोशिएटेड सोल्यूशन की तरफ जाना भी चाहते हैं या नहीं। क्योंकि हम जितनी भी गुडविल जेस्चर के साथ आगे चलते रहें, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक कैपिटल है, हमारे पे भरोसा बहुत किया जाता है, हमारी बात बहुत मानी जाती है और उसमें दहाइयों की इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी किस्मत ऐसी निकल आए कि आपके रीजनल और आपके जो इंटरनेशनल पार्टनर्स और एलाइज हैं वो आप पर भरोसा करने लग जाएं। तो हमारे डिप्लोमेटिक कार्डर की इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो हैविंग सेड दैट, ये डिपेंड करता है कि इसका कोई पुरअमन सोल्यूशन निकल सकता है डिपेंडिंग अपॉन के ईरान और अमेरिका इसका कोई पुरअमन सोल्यूशन निकालना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान मीडिएटर ही रहेगा, वो गारंटर तो नहीं है। वो हमने कभी भी जामिन होने की बात नहीं की, ना हम कोई जमानतें दे रहे हैं। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं जंग को या जंगों को रुकवाने की, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की, जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं उनको वे आउट प्रोवाइड करने की। क्योंकि जब आप एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर होते हैं तो इस हद तक उसमें एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं कि उसमें क्लाउडीनेस होना बहुत आम सी बात है और डिसीजंस भी उसमें क्लाउडी हो जाते हैं। तो उसमें किसी सेन माइंड का कोई रास्ता दिखाना, कोई राह सुझाई देना, तो ये तो हम बहुत एक्सटेंसिवली कर रहे हैं। तमाम जो एलिमेंट्स हैं जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि अब ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान और अमेरिका का तो नहीं रहा, रिसेंट जो पिछले एक हफ्ते की सिर्फ हम अगर डेवलपमेंट उठा के देख ले तो इसका जो स्पैन है, इसका स्पेक्ट्रम तो बहुत फैला हुआ है। ये तो यूक्रेन से लेकर इजिप्ट तक और फिर जॉर्डन से लेकर यमन तक जो है, ये सारे का सारा खिता जो है वो किसी ना किसी पॉइंट पे आपस में कोलाइड कर रहा है। रिसेंटली जो ड्रोन हमला हुआ है इजिप्ट के जो पानियों में अमेरिका के जहाज के ऊपर, अभी तक किसी ने उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन वहां पे एलएनजी जो है वो कार्गो वेसल जा रही है और उस पर ड्रोन का हमला होता है। यूक्रेन जो है वो ईरानी जहाज़ों पे हमला कर रहा है। यमनी हूसी जो है उन्होंने बाबुल मंदेब बंद कर दिया है। स्टेट ऑफ हुर्मुज तो ऑलरेडी बंद है। तो सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े और मोस्ट डेवलप्ड जो है कटिंग एज जो एक रिफाइनरी है उस पे आग लगी हुई है, उस पे अटैक हो गया है। तो और वो सिर्फ ऑयल रिफाइनरी नहीं है, वो हमारे तमाम जो इंजन ऑयल से लेकर गियर ऑयल और ये तमाम किस्म के बाकी लुब्रिकेंट्स जो हैं वो बहुत हाई एंड है और दुनिया में इकलौती ही है जो कि बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑयल के और इसके जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के बनाती है। तो उसमें आग लगी हुई है। बाकायदा हमले जो हैं वो ईरान पे हो रहे हैं। तो हालात मज़ीद बिगड़ ही रही है। पाकिस्तान बिल्कुल भी पीछे हटा नहीं है। पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है कि तमाम लोग जो हैं अपनी तमाम तर जो भी उनके ब्रॉडर एजेंडाज हैं अपने इस लार्जर चेस बोर्ड पे उनको एक तरफ रखकर चंद मिनट के लिए भी अगर ये सोच लें कि किस तरीके से वो आम बंदे का या अपने लोगों के बारे में सोच सकते हैं और इस जंग से बाहर निकल सकते हैं, और जंग में सिवाय तबाही और बर्बादी के नहीं है। और फिर अगर कोई जो है वो बीच में से निकलना चाहता है तो उसके लिए वे आउट क्या हो सकता है। किसी को फेस कीपिंग चाहिए, किसी को कोई डिसाइसिव विक्ट्री चाहिए, किसी को वाटरवेज खुले हुए चाहिए, किसी को पानी के ऊपर जो है
स्टेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर किस तरह से उसको ऑपरेशनलाइज करना है। किसी का ये इशू है, किसी कंट्री का ये इशू है कि उसका ऑयल जो है वो सारे का सारा उनके अपने डॉक्स पे पड़ा हुआ है, वो मूव ही नहीं कर रहा, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, किसी के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत आसान है ये कह देना कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा। देखिए, कर पाएगा तो वल्लाह इल्म, लेकिन और अगेन ये डिपेंड करता है ईरान पे, उन तमाम पार्टीज पे जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग अमेरिका, और साथ में ये कि हमारी कोशिशें बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन हम लाठी से हाँक नहीं किसी को भी सकते। हम सिर्फ ये डेफिनेटली, कह सकते ऑब्वियसली, हैं आई मीन कि पाकिस्तान इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट। मैम, अमेरिका और ईरान के दरमियान मौजूदा कशीदगी को अगर सिर्फ एक फौजी कार्रवाई के तनाजुर में देखा जाए तो शायद तस्वीर मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि हर मिसाइल हमले के पीछे एक सियासी पैगाम भी होता है। आपके ख्याल में वाशिंगटन का असल मकसद ईरान की अस्करी सलाहियत महदूद करना है या तेहरान को इलाकाई और सफारती सतह पर नई शराइत कबूल करने पर मजबूर करना है? मेरा तो स्टांस देखिए डे वन से वही है, और अभी तक मेरे पास ऐसी कोई और नई इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं उसको चेंज कर पाऊँ। आई एम नॉट अ पर्सन हु इज गोइंग टू बी स्टक विद सिंगल ओपिनियन और फिर मैं उससे कहूँ कि मैं लिंगर ऑन करती रहूँ। लेकिन मुझे कोई चीज मिली नहीं कि मैं अपने ओपिनियन चेंज करूँ। मेरा ये ख्याल है कि ये एक वीकेंड वॉर थी जिसमें ऑ एंड शॉक जो है वो चाहिए था, वेनेजुएला टाइप का, या इनिशियल डेज जो है इराक के, जिसके अंदर हैवी बम्बार्डमेंट हो रही है, सदाम छुपता फिर रहा है वगैरह वगैरह। तो ये एक लिमिटेड जो है वो प्लानिंग के साथ ईरान पे अटैक था, और ये ईरान जो है उसको मैं देखती हूँ एज अ कलेक्ट्रल चाइना को कंटेन करने के लिए। तो मैं इन दोनों चीजों को अलग नहीं कर पाती। मेरा आज भी स्टांस यही है कि यही अमेरिका के एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों किस्म के जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये और बात है कि वो एक्सप्लिसिटली जो है हर दिन जो है वो एक नया बयानिया जरूर दे देते हैं। किसी दिन उनको ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं चाहिए, दूसरे दिन वो कहते हैं ईरान के आम बंदे के हम साथ खड़े हुए हैं, हमें उनको बचाना है, फिर उसके बाद ईरान की सिविलाइजेशन ही हमने खत्म कर देनी है, और अब जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज हमने खुलवानी है। लेकिन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव जो मेरी समझ में आता है वो यही है कि ईरान जो है उसके ऊपर एक सर्टन डिग्री का कंट्रोल, जिसके अंदर कोई बहुत फ्लरिशिंग, बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करता हुआ ईरान नहीं चाहिए, लेकिन बहुत टूटा फूटा और बिखरा हुआ भी नहीं। तो बस एक मिक्सचर सा चाहिए इराक मॉडल का, जिसके अंदर तमाम जो उसके रिसोर्सेज हैं, क्योंकि बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्स रिच कंट्री है, तो वो एक एंडोमेंट फंड बनाया जाए और फिर इराकियों की तरह उनके तमाम रेवेन्यू जो है वो पहले अमेरिकन बैंक्स में डॉलर्स में हो, उसके बाद फिर वो बाद में भीख मांगते फिरे, हमें इस चीज के लिए पैसे दीजिए, और अपनी मर्जी का एक सेटअप भी वहां पे रख लिया जाए। लेकिन जाहिर है चीजें अपने आप जो है अपनी शक्ल जो है वो तो इख्तियार करती हैं। जो सोचा गया वो नहीं हुआ। चाइना को तो कंटेन करना दूर की बात थी, पूरे के पूरे जो है वो एनर्जी चोक पॉइंट्स जो हैं वो सारे चोक करवा के बैठ गए हैं। और अब जो सूरत हाल है उसमें हर एक जो एलिमेंट है, हर एक पार्टी जो है बीच में इन्वॉल्व, उसका ये है कि हमारी से होनी चाहिए वाटरवेज के ऊपर। जहां जहां भी हमें कोई चोक पॉइंट मिलता है वहां पे हम अपनी हेजमनी, अपनी मोनोपली कायम कर लें, और उस मोनोपली के चक्कर में जो मजीद इकोनॉमी है उसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। और इकोनॉमी को बर्बाद करने का मतलब है आम बंदे की जिंदगी को बर्बाद करना, और वो भी वो लोग जिनको एज सच जो हैं वो अपनी जिंदगियों से समझौता कर चुके होते हैं कि हालात जैसे भी हैं। लेकिन बहरहाल जब किसी के किचन काउंटर पे फर्क पड़ता है तो चाहे कोई कितना ही लीस्ट बॉदर्ड क्यों ना हो, तो ये जंगें हमारी जिंदगियों को इफेक्ट तो कर रही होती हैं। अब ओमान ने एक प्लान दिया है, इससे पहले सुनने में आया था कि ईरान इज टोटली ओके विद द स्टेट ऑफ हुर्मुज बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड बिटवीन ओमान एंड ईरान। यही हमारे पास रिपोर्ट थी। अब ओमान ने जो एक नई रिपोर्ट दी है उसने कहा है कि इस गल्फ के कंट्रीज को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं और एक कंसोर्शियम या सिंडिकेट बनाते हैं। मैंने इसकी तरफ तकरीबन 1.5 महीना पहले इशारा भी किया था कि अल्टीमेटली स्टेट ऑफ हुर्मुज का सोल्यूशन जो है वो मलाका स्ट्रेट के मॉडल पे ही होना है। किसी एक कंट्री की इजारादारी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ईरान ने आउटराइटली इसको जो है वो इनकार कर दिया है। उससे उन्होंने कहा है कि ये मंसूबा हमें इनबाउंड जो कार्गो है उसके लिए तो कबूल है, आउटबाउंड जो है वो सारे का सारा हमारे ही कंट्रोल में रहेगा। तो अब चीजें आगे कैसे जाती हैं? ट्रंप ने नया बयान दिया है और बड़ा हैरानकुन है। चीजें अमूमन ऐसा लगता है जैसे वो पढ़ते नहीं है, उनको पता नहीं है। तो बड़े टाइम पहले उनको ये भी नहीं पता था कि ब्रिक्स क्या होता है और ये किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन रिसेंटली उन्होंने कहा है कि
एक्सेस ऑफ यूरो एशिया को हम बनने नहीं देंगे, तो इसका मतलब है उनके कान में कोई बात डाल रहा है अक्लमंद आदमी कि ये एक्सेस ऑफ यूरो एशिया है, ईरान, रशिया और चाइना, और ये तीनों जो हैं अमेरिका की खास तौर पे इकोनॉमिक हेजमनी और पेट्रो डॉलर को जो है वो challenge वो करेंगे। इस हद तक चैलेंज करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं कि अब अमेरिका के पास जो है वो एग्जिस्टेंशियली बहुत ज्यादा एक ऑकवर्ड पोजीशन हो गई है, और उसका जितना अमेरिका के ऊपर एग्जिस्टेंशियल दबाव होगा उतना ही वो रोग और बेलाकोस्ट हो सकता है, और उतने ही वो रुथलेस किस्म के अटैक कर सकता है बिल्कुल ठीक। कि अमेरिका जो है वो फिर अब हम चाहे उसे कल की एम्पायर कहें, वो बहरहाल इस बात को उनको मानने में, इंटरनलाइज करने में बहुत टाइम लगेगा कि हम बायगॉन हैं। वो आज भी अपनी पोजीशन को, अपनी पावर को एक्सर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो तो फ्रंट लाइन तो पे मैम जो ये absorb जो करने- ट्रम्प और नेतन्याहू की जो मुलाकात हुई है, ईरान से मुतालिक मुज़ाकरात हुए हैं, उसमें माशी दबाव और मजीद फौजी कार्रवाई जैसे मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ज़ेर गौर किया गया है। आपके ख्याल में इन तीनों रास्तों में से कौन सा रास्ता अमेरिका के लिए सियासी और सफारती तौर पर सबसे ज़्यादा काबिल अमल हो सकता है? ऑब्वियसली हम तो कहेंगे कि मुज़ाकरात, बट आपको क्या लगता है वो लोग क्या सोच रहे होंगे? मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें ये कि ट्रम्प जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुसलसल पाकिस्तान से राब्ते में है, और अभी तक वो बिहाइंड क्लोज डोर जो है वो किसी रिस्पेक्टफुल आउट रैंप की बात कर रहे हैं कि हमें आप एक ऐसा रास्ता दीजिए जिसमें जो कि ऑप्टिकली डिफीट ना दिखाई दे रहा हो, और बहुत हायर अप्स के साथ उनकी इस तरह की बात हो रही है कि ऑफ रैंप तो हमें चाहिए मगर MOU टाइप का नहीं। तो फिर और कौन सा ऑफ रैंप हो सकता है? वो अगेन वही है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर एक प्रॉपर एक कंसोर्शियम बन जाए जिसमें सिर्फ ईरान शामिल ना हो, स्टेक होल्डर्स जो हैं वो गल्फ के कंट्रीज भी हैं, उनका बहुत ज्यादा कार्गो जाता है। अगर वहां पे कोई एनवायरमेंटल फी या सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के चार्जेस वगैरह हैं, जैसे कि तुर्की के जो टेरिटोरियल वाटर्स में है, जैसे कि स्वेज कैनाल पे ऑलरेडी है, ये कोई नई बात नहीं होगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ओमान और ईरान दोनों का टेरिटोरियल क्लेम भी है जो स्टेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर। जियोग्राफिकली 20 नॉटिकल माइल जो है वो उनकी टेरिटोरियल जो है वो बाउंड्री है, और अगला 20 जो है वो बफर जोन होता है किसी भी कोस्टल कंट्री के लिए। तो दोनों उसके ऊपर टोटल 40 टोटल विड्थ बास जगहों पे उसकी बनती है, तो दोनों क्लेम कर सकते हैं। तो उसमें फिर नेतन्याहू जो है वो यकीनन कोई प्लान लेके गया है, क्योंकि इस जंग का ट्रंप के पास या ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो कोई प्लान है नहीं। रिसेंटली Q&A सेशन में जो सेनेट में हुआ, पीट हेग्सेथ किसी एक सवाल का जवाब जो है वो नहीं दे पाए। सवाल जो है वो चना है तो जवाब गंदम है, और पूरी दुनिया ने उसको देखा है कि उनसे बारहा सेनेट में, उन्हीं की सेनेट में इस जंग के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन पीट हेग्सेथ जो कि माजी के जो हैं वो एक न्यूज एंकर हैं फॉक्स के, और तो फिर उनका नेतन्याहू तो मैम फिर background उतना जंगबंदी ही- के हक में तो बिल्कुल नहीं लेके गए होंगे सजेशन और या प्लान अपना। डेफिनेटली नेतन्याहू की तो सियासी बकाई इसी में है कि ये जंग जारी रहे। सियासी बका भी इसी में है और इजराइल की बका भी इसी में है, क्योंकि ईरान जो है वो एक स्ट्रक्चरल थ्रेट के तौर पे पेश तो किया गया। ये अलेजिडली हम कह सकते हैं कि वो एक थ्रेट है नहीं, लेकिन वेस्ट एक मुल्क को जब थ्रेट बनाता है तो उसको स्ट्रक्चरली होलिस्टिकली थ्रेट बनाता है डिफरेंट एंगल से। उस पे तो साल साल से मेहनत है ही, लेकिन इजराइल के मामले में ईरान प्रैक्टिकली एक थ्रेट है, क्योंकि वो तो एक स्टांस के ऊपर है, बिल्कुल है। वो इजराइल को ना सिर्फ ये कि तस्लीम नहीं करते बल्कि उसकी एग्जिस्टेंस से भी डिनाई करते हैं, और साथ में ये कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी आबादकार यहूदी हैं उनको नहीं होना चाहिए। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो ऐसा कोई पीस प्लान तो नहीं लेके गया होगा, बहुत ही सिनिकल किस्म का प्लान लेके गया होगा जिसने उस वैक्यूम को फिल कर लिया होगा जो कि ऑलरेडी वॉशिंगटन में है। और वो वैक्यूम है कि वहां प्लान ही कोई नहीं है, वहां पे आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे भी एक्शन आगे बढ़ते हैं आप उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। और साथ में वहां पे ज़ेलेंस्की का मौजूद होना उसी मीटिंग के अंदर, उसी ट्रियो में, और फिर उससे 2 दिन पहले ईरान के ऊपर यूक्रेन का हमला करना और ईरानी पार्लियामान में इस बात का जिक्र होना और ये कहना कि हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। और फिर मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि यूक्रेन ने बाकायदा फिर माजरत की है ईरान के साथ, और ट्रंप ने भी इजराइल और यूक्रेन के इस नेक्सस को, कि इस वॉर थिएटर को रशिया तक एक्सपेंड करते हैं,
को पसंद नहीं किया गया है। ये व्हाइट हाउस से ये खबरें आ रही हैं कि उनको ये बात ज्यादा दिल को लगी नहीं कि रशिया को जो है वो इस तरीके से भी पोक करना शुरू कर दिया जाए कि ईरान और रशिया का थिएटर एक करके तो यूक्रेन को उसमें शामिल कर लिया जाए। तो यही उनका प्लान होगा कि इस जंग को बढ़ाना कैसे है, और बढ़ाने में फिर अब बात ये हो रही है कि जो पिकेक्स माउंटेन्स हैं उनके ऊपर किस किस्म की बम्बार्डमेंट की जाए कि वो जो नेचुरली गॉड मेड जो ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं जिनके अंदर कम से कम 1000 फीट जो है वो डाउन उन्होंने अपने मिसाइल सिटी बनाए हुए हैं और डिफरेंट हैं, वो किसी एक पहाड़ी में नहीं, पूरी पहाड़ी रेंज के अंदर ऐसा है। तो वो ऊपर से बम्बार्डमेंट करके, इवन बंकर बस्टर्स के साथ भी बम्बार्डमेंट हुई है, तो वो पहाड़ों का रंग थोड़ा सा और काला कर रहे हैं लेकिन पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। तो अब ये सब सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि हम ईरान की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितने भी हमले करते रहे, आम ईरानी की जिंदगी को जितना भी मिजरेबल करते रहे, ना तो हम पासदाराने इनकलाब का कुछ बिगाड़ पाएंगे, ना IRGC का कुछ बिगाड़ पाएंगे, और ना ही मिसाइल सिटीज जो हैं वो हमारे कंट्रोल में आ रहे तो हैं और ऐसी हमारे साइट्स पे हत्थे मैम चढ़ रहे फिर हैं। न्यूक्लियर तो अटैक अब हो वहां सकता तक है? पहुंचने मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन इनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है जिसको ये पेश इस तरह से कर रहे हैं कि न्यूक्लियर अटैक फुल फ्लेज नहीं होगा, कोई टैक्टिकल न्यूक्स हैं, जो कि एक नई टर्म इन्होंने इस्तेमाल की है। टैक्टिकल न्यूक्स जो हैं वो कंट्रोलेबल हैं, उसका रेडियस बहुत बढ़ता नहीं है, उसका जो स्पैन है वो ज्यादा नहीं होता। आई डोंट नो, न्यूक्लियर इज न्यूक्लियर, लेकिन टैक्टिकल न्यूक्स की बात इसराइल तो बहुत अरसे से कर रहा है। अब अमेरिका के ऐवानों में भी ये बात होनी शुरू हो गई है, क्योंकि और क्या है, अब मुझे खौफ ये है, और मैं बार बार यही कहती हूँ, जिसको ट्रांसलेट किया जाता है कि शायद हम ईरान की सपोर्ट से थोड़ा सा एक साइड पे हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ईरान को ये बात बहरहाल सोच लेनी चाहिए कि उसने इस वक्त के हेजमान से, वक्त की जो एम्पायर है उससे जो है वो दुश्मनी मोल ली हुई है और उससे मुकाबला कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आज वो अगर सह रहा है तो सहता ही चला जाएगा। तो वो फिर ये टैक्टिकल न्यूक्स के नौबत आने से पहले पहले पाकिस्तान जो उसको ऑफ रैम्प प्रोवाइड कर रहा है, ओमान जो सजेशंस दे रहा है, कतर जो है वो कह रहा है, और गल्फ के सारे कंट्रीज जो हैं वो इस मसले को यहीं पे खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये रीजन जो है इंक्लूडिंग चाइना सिर्फ इकोनॉमी पे काम करना चाहते हैं। हमारा मसला ये है कि हम काम तो इकोनॉमी पे करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी का मसला कभी हल होता ही नहीं है। हमें वहां से सांस लेने की भी स्पेस नहीं मिलती, तो हम कहाँ जाएं इकोनॉमी की तरफ। तो इन कंट्रीज का ये है कि हम अपनी इकोनॉमी ऑब्वियसली ईरान को दोबारा से ले लेनी चाहिए। अभी बिल्कुल सही। अच्छा मैम, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ईरान के अंदर भी तो पायदारी फ्रंट जैसी सख्त गिर तंजीमों ने सदर पेज़ेश्कियान और अब्बास अराक्ची पर बड़े सख्त इल्ज़ामात आयद किए हैं। क्या बैरूनी दबाव के दौरान अंदरूनी सियासी इख्तलाफात किसी रियासत की खारजा पॉलिसी और मुज़ाकराती पोजीशन को कमज़ोर कर सकते हैं? क्योंकि प्रेशर अंदर से भी तो है। कमजोर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनके दरमियान काफी कोहिजन है, क्योंकि उनकी बका का मसला है और वो 3 टियर हैं उनकी गवर्नमेंट के। तो वो तीनों जो हैं एक दूसरे से बातचीत में भी हैं और एक दूसरे को समझते भी हैं, लेकिन कभी कभार बिल्कुल ऐसी बातें चूकती नहीं है। जैसे कालीबाफ का एक चलता हुआ इंटरव्यू जो है वो बीच में बिल्कुल काट दिया गया, और पेज़ेश्कियान जो हैं उसके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं गद्दार के, और ट्रेटर उसे कहा जा रहा है। और ये इससे ये पता चलता है, और खास तौर पे जो आयतुल्लाह खामेनी के फ्यूनरल के दौरान जो 3 जहाज स्टेट ऑफ हुर्मुज से गुजर रहे थे, उन पर जो ईरानी अटैक हुआ था, उस पे बाकायदा फिर IRGC ने कहा कि हमने अपना कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है वो डिसेंट्रलाइज किया हुआ है, और ये हमारा ही एक एरिया कमांडर का अपना डिस्क्रेशन और डिसीजन था। हम उसे ओन जरूर करते हैं, लेकिन हमारी इसमें मशावरत शामिल नहीं थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मिलिट्री डॉक्ट्राइन में हिस्टोरिकली ये बहुत रिस्की रहा है। ये हमेशा से टेबल पे रहता है कि क्या कमांड और कंट्रोल सेंटर को डिसेंट्रलाइज कर लिया जाए, ताकि वो एक जगह पे ना रहे, और उसके खत्म होने से या उसके नुकसान पहुंचने पे जो दुश्मन को के हमले रोकने हैं वो चलता रहे। लेकिन ये बहुत रिस्की मूव है। ईरान के लिए ये काम किया है, लेकिन साथ में इसके रेप्रिकॉशंस भी हैं कि जो कमांडर्स हैं वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं, और बाज़ औक़ात वो सेंट्रल कमांड जो जहां भी जिस भी बंकर में बैठी हुई है, हो सकता है वो उससे एग्री ना करते हो। तो आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं वो बहरहाल मौजूद है। और फिर जितना ईरानी अभी तक सह चुके हैं, और जो जितने ज्यादा वो फ्यूनरल पे इकट्ठे होकर अपनी नेशनल सॉलिडारिटी का डिस्प्ले दे चुके हैं, उनको ये लग रहा है कि अगर एक धक्का और दे तो अमेरिका की दीवार जो है वो गिर सकती है। अब मेरी रिजर्वेशंस हैं इस पे। अमेरिका की दीवार गिरते गिरते भी अपने नीचे जो है
बहुत वो सारे, लाखों, बिल्कुल, तबाहियां मच हजारों, सकती हैं। करोड़ों जो इंसानों को दफन कर जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया चीमा, बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर हमारे साथ। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आज के पेपर में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।